तो भाई बहुत सारे छोटे मोटे क्लिप्स, न्यूज, फर्स्ट लुक, सेकंड लुक, छोटा टीजर, बड़ा टीजर के बाद फाइनली नेटफ्लिक्स में आने वाली फिल्म मिन्नल मुरली का फुल ट्रेलर रिलीज कर ही दिया गया। जो कल तो इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज हुआ था, पर इसे आज हिंदी में भी रिलीज कर दिया गया। वैसे तो काफी लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखकर एंजॉय कर लिया था और दूसरे लैंग्वेज में होने के बावजूद काफी कुछ समझ भी लिया था, ठीक हमारी तरह। वैसे समझने समझाने का सिलसिला हम आगे करेंगे, पर उससे पहले हम एक क्विक ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि भाई इस ट्रेलर को देखकर आखिर कैसा फील हुआ। तो ओवरऑल पूरे ट्रेलर में कहीं भी इंटेंस वाला फीलिंग नहीं आता जो नॉर्मली हम सुपर हीरो की फिल्म में देखते हैं। एक दो क्लिप्स के अलावा पूरा सीन लाइट कॉमेडी की तरह ही लग रहा था। पूरे ट्रेलर का म्यूजिक भी कुछ वैसा ही फील करवाता है। इवन मिन्नल मुरली के सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में आ जाने के बाद भी ट्रेलर का टोन चेंज नहीं होता जिसे नॉर्मली हम ट्रेलर में देखते हैं। अब इस पूरे ट्रेलर में थोड़ा लाइट कॉमेडी वाले तड़के से मुझे थोड़ा सा डर ये भी है कि कहीं इसे अगेन फ्लाइंग जेट की तरह केवल बच्चों को ध्यान में रखकर ही नहीं बनाया गया हो। हालांकि मुझे यकीन है कि ये फिल्म फ्लाइंग जेट की तरह डिजास्टर तो नहीं होगी, बट अगेन इंडिया एक बार फिर से एक मैच्योर सुपर हीरो फिल्म से वंचित रह जाएगा। इसके विलेन को ऐसा ही हाइड किया जा रहा है जैसे राव 1 में अर्जुन रामपाल को किया गया था। अब इसके पीछे का रीजन तो फिल्म के आ जाने के बाद ही पता चलेगा कि इसे इतना हाइड क्यों किया जा रहा है, पर जो भी हो फाइनल ट्रेलर आ जाने के बाद एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये फिल्म कॉमिक्स एंड सुपर हीरो लवर के लिए बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाली है। एटलीस्ट डीसी और टिंकल कॉमिक्स के रेफरेंस देखने के बाद तो यही लग रहा है। अब अगर इस ट्रेलर का थोड़ा ब्रेकडाउन और एनालिसिस कर लें तो ट्रेलर शुरू होता है इस सुपर हीरो के पहले सुपर पावर हिंट के साथ, जो है बैट पावर। ना बैटमैन की पावर नहीं बल्कि बैट पावर, जो है इसका मिरेकल ईयर, जो पूरे वर्ल्ड में केवल बैट, हिंदी में बोलूं तो चमगादड़ के ही होते हैं, जिसके सुनने की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो 20 फुट दूर गिरे पिन ड्रॉप की आवाज भी बड़े ही आसानी से सुन सकता है। अब देखो भाई, ऐसे जानवरों के सुपर पावर्स इंसानों में आ जाना सुनने में तो अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली नहीं। इससे इंसान का एक्चुअल में जीना दुभर हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इस सीन में इस फिल्म के मेन हीरो टोविनो थॉमस का हो रहा है। उसे घड़ी की टिक टिक भी बड़े बेल की ढन ढन की तरह फील हो रहा है। यहाँ तक कि अपने गले से उतरते पानी भी उसे परेशान कर रहे हैं। पर कहीं न कहीं ये दोनों नहीं बल्कि अपने एक कान से परेशान है। कैसे, वो आपको वीडियो के बीच में पता चल जाएगा। हालांकि इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद मुरली ओपनली किसी को अपनी समस्या बताने के बजाय वो इसे छुपाते हुए नजर आता है। जब वो उस गांव के डॉक्टर को बताता है कि लाइटनिंग के बाद उसको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सिवाय छोटे मोटे कफ के। इसके बाद हमें मुरली की बैक स्टोरी की थोड़ी झलक देखने मिलती है, जो ये चीख चीख के बता रहा है कि ये बंदा सुपर हीरो बनने से पहले एक टपोरी था। फिर सीन में एक जोरदार बिजली कड़कती है और पूरे गांव में जो थोड़ी बहुत बिजली रहती है वो भी लाइटनिंग के कारण चले जाती है। और प्रोबेबली यहीं से मुरली के सुपर हीरो बनने का सफर शुरू होता है, क्योंकि इसके ठीक बाद ही मुरली को उसके फैमिली वाले हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां ये सुपर हीरो फैन बच्चा मुरली का सेंटा क्लॉज वाला मास्क पकड़ा रहता है, जिसके लेफ्ट साइड में बिजली के कारण जल जाने के निशान आप इजिली देख सकते हैं। अब समझ में आया इस सीन में ये लेफ्ट साइड के कान में क्यों बार बार उंगली कर रहा था। बट एनीवेज उस लाइटनिंग के कारण मुरली के बॉडी में काफी सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई होती है, जो इस सीन को देखकर समझ में आ जाता है, जब हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिक डिवाइस भी शॉर्ट सर्किट होने लग जाते हैं। साथ ही इसके नेक्स्ट सीन में भी अगर आप देखेंगे तो इसके उभरते नर्व्स भी इसका हिंट देते हैं। सो हियरिंग पावर और सुपर एनर्जी के बाद ऐसा लग रहा है इसे थोड़ा पावर हॉकआई से भी मिल गया है, क्योंकि इस सीन को देखकर लग रहा है कि ये निशानेबाजी में भी उतना ही माहिर है। अब ये सारी पावर इसको कैसे मिल रही है इसका एनालिसिस तो हम बाद में ही कर पाएंगे, पर पहले बात करते हैं इस सीन की, जहां हमें देखने मिलता है बैटमैन एंड रॉबिन की एक कॉमिक्स, जो एक आइकॉनिक पोस्टर है जो 1966 में प्रिंट हुई थी, पर बाद में इसे एक कलेक्टर एडिशन में एज ए कवर रीयूज किया गया था। इसी कॉमिक्स के साथ वो मार्टिन और उमान की मोटी सी बुक द लाइटनिंग भी कैरी करता हुआ नजर आता है। हालांकि कहीं ना कहीं ये एक बिग मिस्टेक की तरह ही है, क्योंकि अब तक के ट्रेलर को देखकर
देखकर तो यही लग रहा है कि ये फिल्म 80s और 90s पे बेस्ड है, पर ये बुक 2011 में पब्लिश हुई थी। हालांकि इसका ओरिजिनल बुक 1983 में आया था, बट उसमें ये कवर यूज नहीं किया गया था। और वैसे भी उस वक्त तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में हैंड पेंटिंग टाइप की ही कवर यूज होती थी या फिर नॉर्मल टेक्स्ट टाइप की। खैर अब जो भी हो, पर इस सीन से ये तो पता चलता है कि मुरली अपने पावर्स को समझने की पूरी कोशिश कर रहा है और ये सुपर हीरो फैन बच्चा उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक और डीसी कॉमिक्स द एडवेंचर ऑफ सुपरमैन की कॉमिक्स का कवर देखने मिलता है, पर ये दोनों सीन अलग अलग हैं, क्योंकि इस सीन में सुपरमैन की कॉमिक्स थोड़ी जली हुई नजर आ रही है और साथ ही आसपास की जगह भी। एंड 100% श्योर ये वही चर्च की जगह है जहां बिजली गिरी थी और ये कॉमिक्स शायद मुरली के पास ही रही होगी। अब इससे पहले कि मार्वल के फैन ये सोचकर थोड़ा बुरा मान जाए कि इसमें मार्वल के किसी भी कैरेक्टर का जिक्र तक नहीं किया गया, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये स्टोरी अराउंड 80s और 90s के हिसाब से बनाई गई है, जो एक ऐसा समय था जब इंडिया में डीसी और किंग कॉमिक्स की ही कॉमिक्स ज्यादा फेमस थे, जिसे इंद्रजाल कॉमिक्स और टाइम्स ऑफ इंडिया वाले हिंदी और दूसरे इंडियन लैंग्वेजेस में रीप्रिंट करते थे। खैर वैसे मार्वल के सुपर हीरोज को भले ही इसमें नहीं दिखाया गया, पर इसके आगे का सीन मुझे स्पाइडरमैन की याद जरूर दिला गया, जब वो अपनी पावर्स को चेक करने, उसे समझने के लिए अलग अलग हरकतें करता है और गिरते पड़ते रहता है, पर फाइनली उसे अपने पावर का पता चल ही जाता है, या फिर कहें उसे उसकी लिमिटेशन पता चल जाती है। तो अब तक के सीन्स और हिंट से ये तो पता चल जाता है कि मिस्टर मुरली के पास बैट की हियरिंग पावर है, फ्लैश और क्विक सिल्वर की तरह तेज दौड़ने की पावर है, हॉकआई की तरह परफेक्ट निशाना लगाने की पावर है और किसी भी सुपर सोल्जर की तरह फिजिकल पावर भी है, जो इसे एक परफेक्ट सुपर हीरो बनाता है। इसके बाद हमें थोड़ा झलक इसके विलेन का भी देखने मिलता है, जिसके पास भी शायद वही सुपर पावर है जो मुरली के पास है। इट मींस जब वो लाइटनिंग वाली घटना घटी तब मे बी दोनों वही थे। अब इससे यहाँ एक थ्योरी तो बन रही है, पर उस थ्योरी को भी इस वीडियो में कवर करना शायद थोड़ी जल्दबाजी हो। नेक्स्ट सीन में इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस भी दिखती है, जिसे बताया जा रहा है कि वो इस गांव की लेडी ब्रूस ली है, बट ये लेडी ब्रूस ली तो मुझे सलमान खान की फैन लग रही है, जब वो हेलो ब्रदर वाली पुंगी बजाओ फाइट टेक्निक यूज करती है। ना सीरियसली मत लेना, मैं तो मजाक कर रहा था, क्योंकि हेलो ब्रदर अराउंड 99 और 2000 के बीच में आई थी। फिर आगे की सीन में हमें एक और कॉमिक्स का रेफरेंस दिखने मिलता है, पर इस टाइम इंडियन कॉमिक्स का रेफरेंस होता है, जब किसी फंक्शन में डांस कर रहे बच्चों में से एक, जो शायद वही नर्डी बच्चा है, वो टिंकल कॉमिक्स के एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर शिकारी शंभू के कॉस्ट्यूम में डांस कर रहा होता है। तो इन सब से पता चलता है कि इस फिल्म को कितना कॉमिक्स में बनाया गया है। पर इसके बाद फाइनली एट लास्ट वो चीज रिवील हुआ जिसका इंतजार हर सुपर हीरो फैन को होता है, वो है इसका कॉस्ट्यूम। हालांकि कुछ दिन पहले इसका हाई रेजोल्यूशन इमेज शेयर किया गया था, पर किसी ट्रेलर में इसे पहली बार बताया गया, और ऑनेस्टली बोलो तो मुझे काफी समय बाद किसी इंडियन सुपर हीरो में एक मैच्योर कॉस्ट्यूम दिखा, जो एक्चुअल में बचकाना या फनी नहीं लगता। और ये चीज तो और भी अच्छा किया कि इसका एक डेडिकेटेड लोगो भी बना दिया गया, जो नॉर्मली इंडियन सुपर हीरोज में मिसिंग होता है, इवन आइकॉनिक ओल्ड सुपर हीरोज में भी। सो ओवरऑल ये एक परफेक्ट बैलेंस्ड सुपर हीरो फिल्म लग रही है, जिसमें कॉमेडी भी है, इमोशंस भी हैं और एक्शन भी। तो इस फिल्म से लोगों की उम्मीदें तो बहुत ही ज्यादा हैं, जिसमें ये कितना खरा उतरती है ये तो इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, जो हो रहा है दिसंबर 24 में नेटफ्लिक्स पे। वैसे हमारी नजर गड़ी हुई है इस शानदार धमाकेदार मूवी के हर तरह की अपडेट पे, जिसे समय समय पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।